हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू द आनंद मुरली इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो फिलहाल तक देखा जाए बॉस, हम लोग क्या क्या कर चुके हैं बॉस। हम लोगों ने करी है लाइन बाय लाइन अच्छे से पोएम को डिटेल स्टडी करी है। कैसे करी थी भाई, अच्छे से हर एक लाइन को पढ़ा, वर्ड मीनिंग समझे, लिटरेरी डिवाइसेस करे, अच्छे से कर लिया था पूरा चैप्टर। अगर नहीं देखा, अगर आपने पूरी पोएम का डिटेल एक्सप्लेनेशन तो जरूर देख लीजिएगा। लेकिन क्या है, कल ही पोएम करने से सब कुछ हो जाएगा? नहीं बॉस, हमें अपने आंसर्स को सबसे अलग और सबसे हटके बनाना है। और उस चीज में अंदर आपको काम आएगी आपकी समरी। समरी किसकी? फायर एंड आइस, हमारी पोएम नंबर 2। और इतनी प्यारी सी समरी लेके आया ना आप लोगों के लिए, इतना प्यारी समरी, आपको प्यार हो जाएगा इस समरी से, इतनी प्यारी समरी है। तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं इतनी प्यारी सी समरी। और इस समरी के अंदर मैं गारंटी देता हूँ आपको मिलेंगे कुछ एडिशनल पॉइंट जो आपको दूसरे बच्चों से एक स्टेप आगे रखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं समझिंग पोएम की समरी को। तो पोएम कौन सी पोएम हमारी? फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप कोई भी पोएम, खासकर पोएम्स के अंदर, आपको उस पोएम के ऑथर का नाम डेफिनेटली पता होना ही होना चाहिए। डेफिनेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सॉरी वो जरा माइक संग हो गया था। तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों को जानना कि आपके ये जो पोएट है ये कौन है। साक्षात प्रभु पधारे हमारे समक्ष। ठीक है, मेक अस क्वेश्चन हाउ। और वो पोएम में क्या पूछ रहे हैं? हमें एक सवाल पूछेगी, बॉस ये धरती कैसे खत्म होगी? मेक अस क्वेश्चन हाउ आवर ब्यूटीफुल वर्ल्ड माइट एंड इवेंचुअली, कि बॉस हमारी खूबसूरत सी धरती कब खत्म होगी? वी नो दैट एवरीथिंग एंड्स एंड आल्सो समडे आवर वर्ल्ड माइट एंड टू। हमें पता है कि जो चीज शुरू होती है उस चीज का कोई ना कोई अंत तो होता ही होता है। तो वैसे हमारी धरती है, इसका भी अंत होना है। लेकिन अब यह अंत कैसे होगा, ये हमारी पोएम का सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, द पोएम गिव अस टू पॉसिबिलिटीज। और हमें पोएम देती है दो रास्ते। क्या क्या है वो दो रास्ते? एक है फायर, एक है आइस। दोनों के बीच में है भिड़न मेरे भाई, मेरे जो भी दोस्त। ठीक है, वन इज फायर एंड द अदर इज आइस। एक है आग तो दूसरा है बर्फ। ठीक है, here these two fire and ice can be taken in two different ways। अब आप इन्हें दो डिफरेंट वे के अंदर देख सकते हो, जैसे मैंने आपको पोएम के अंदर बताया था। क्या क्या है देखो, एक तरीके से आप इनके एक तो लिटरली इनके मीनिंग्स की तरफ जा सकते हो। जैसे हमने बात की थी आग। आग से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इंटरनल कोर है, जिसके अंदर हमारा प्रॉपर मैग्मा है, वो बर्स्ट आउट हो सकता है, उस वजह से फायर हो सकती है। दूसरा फायर हमारे हमने हेट वो हमारा फायर हमने डिजायर्स के लिए यूज किया था। सिमिलरली आइस एज के बारे में भी हमने बात करी थी, और आइस का यहाँ पे हेट्रेट के लिए भी है। तो हर एक चीज के लिए, फायर के और आइस के, दोनों के क्या क्या है, दो दो मतलब है। ठीक है गाइस, ओके, जो कि मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, लिखने का तरीका सारा बता दूंगा आप लोगों को, बस चिंता मत करो आप लोग। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट फायर फर्स्ट। सबसे पहले फायर की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पोएम ने भी फर्स्ट स्टैंजा में किसकी बात की थी? फायर की बात की थी। ओके, फायर इनसाइड पीपल दैट इज डिजायर। हम लोगों के अंदर जो एक आग है, एक मोटिवेशन है, उसी चीज को तो हम क्या कह रहे हैं? डिजायर। हमने क्या कहा था कि फायर एक ऐसी चीज है हमारे अंदर कि हम लोगों के अंदर एक आग है किसी भी चीज को पाने की। अब उस पानी की आग के अंदर हम लोग क्या है, हमें दुनिया के अंदर दूसरों के मतलब नहीं रखते। अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ थोड़ी आप लोगों के सामने, कि मान लो आप एक धंधा चला रहे हो। ठीक है, आप एक बिजनेस चालू कर रहे हो। अब आपको बिजनेस पे नंबर 1 पे पहुंचना है। अब आपका गोल क्या है? या मुझे नंबर 1 बिजनेसमैन बनना है। ठीक है, मुझे क्या करना है? मुझे नंबर 1 बिजनेसमैन बनना है। आपके अंदर एक डिजायर है, आपके अंदर एक आग है, मोटिवेशन है। क्या मुझे क्या करना है? मुझे नंबर 1 बिजनेसमैन बनना है। आपके अंदर ये आग है। अब इस आग के चक्कर में अब ये जो आग है, आप इससे नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाओगे। लेकिन आप ये बात अब थोड़ी समझना, आप जब नंबर 1 बिजनेसमैन बनोगे, जो पर्सन पहले से नंबर 1 पे था वो क्या हो जाएगा? नंबर 2 पे स्लिप हो जाएगा। यानी कि आप उसे क्या करो? आप उसे लात मार के भगा दोगे। यानी कि ये डिजायर के अंदर एक दूसरे को पीछे छोड़ने की रेस के अंदर हम ह्यूमन, हम ये जो वर्ल्ड है, हम इस चक्कर में इस दुनिया का अंत कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आगे लिखी हुई है, देखो, फायर इनसाइड पीपल दैट इज डिजायर टू अचीव थिंग्स। द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज फायर आर कोर ऑफ द अर्थ माइट। जैसा हमें पता है हमारा जो कोर है अर्थ का, इट इज फुल ऑफ मैग्मा। फुल ऑफ क्या है? बड़ा मैग्मा से हुआ है। माइट समडे बिकम सो हॉट दैट द हीट माइट रीच द मेंटल एंड द क्रस्ट। जैसे हमने बात कर दिया, जैसे होता है ना क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर। जो इनर कोर का जो मैग्मा है, काफी हमारी ये माना जाता है हमारी अर्थ की क्या पता इतनी ज्यादा हीट बढ़ जाए कि जो मैग्मा है, जो वोल्केनोस के थ्रू जो वोल्केनोस इरप्ट होते हैं, इससे इतने ज्यादा वोल्केनोस इरप्ट हो जिससे हमारी जो अर्थ है वो क्या नाम लेते हैं? इट जस्ट एंड अप इन द वे ऑफ फायर। ओके, लेकिन अभी ये पॉसिबल तो है नहीं। ओके, सो द हीट विल बी सो हॉट दैट द टेम्परेचर विल बी लाइक फायर बर्निंग। इतना गर्म टेम्परेचर हो जाएगा, हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? ये जो प्लेस है वो हमारे ह्यूमंस के लिए रहने के लिए फेवरेबल नहीं रहेगी। ठीक है,
Also there might be a lot of volcanoes eruption, बहुत सारे ज्वालामुखी जो है हमारे वोल्केनो से इरप्ट होंगे, फूटेंगे, that the lava will swell. Okay, अब यहाँ पे कुछ बच्चों को थोड़ी सी मैं ज्योग्राफी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। देखो मैग्मा होता है जब वो अर्थ अंदर रहता है, जैसे वो मैग्मा बाहर आता है उसे हम लावा कह देते हैं, ठीक है। अब मैग्मा लावा के अंदर मत आओ, इंग्लिश पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। that the lava will swipe away all the forms on the earth, यानी कि जो मैग्मा का बहाव है सारे जीव जंतु, सारे पेड़ पौधे, सारे हम मनुष्य को क्या कर देगा, विनाशकारी विपरीत बुद्धि, ठीक है। so in one way of the fire ending the world, तो ये एक तरीका है जिससे हम फायर का एंड है। देखो फायर के भी दो तरीके हैं, एक तो हमने आपको डिजायर वाला बताया था और दूसरा कौन सा तरीका था, जैसे एक तो हमने ये वोल्केनो इरप्शंस वाला समझ लिया कि इंटरनल कोर से आते हैं और दूसरा हमारा डिजायर वाला है, ठीक है। अब डिजायर वाले को थोड़ा डिस्कस कर ले हम लोग, कर लेते हैं बहुत। In another way of the fire ending the world, the poet Robert Frost is comparing the fire with the people's desire. लोगों के अंदर जो एक आग होती है, कुछ पानी की आग, लेकिन आपको जैसे हम कहते हैं यार आप लोगों के अंदर एक आग होनी चाहिए, जैसे हम कहते हैं IIT JEE करने के लिए, नीट करने के लिए, UPSC क्रैक करने के लिए। अब अगर देखा जाए, मान लेते हैं UPSC के अंदर फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 1000 सीट्स हैं, कितनी सीट्स हैं, 1000 सीट्स है, 1 लाख लोग हैं। अब एक चीज बताओ, आपके अंदर एक मोटिवेशन है कि मुझे एक चीज पानी है, तो आप अगर उस पोजीशन पे पहुंच गए, ठीक है, आप उस पोजीशन के ऊपर पहुंच गए, तो जो बच्चे हुए जो लोग हैं, आप लोगों ने उनके ये जो एक रेस सी लगी ना आप लोगों के बीच के अंदर कि नहीं इसका अच्छा। अब देखो अब पर्टिकुलर कंपटीशन में होता क्या है, कंपटीशन में ऐसा होता है कि कंपटीशन के अंदर एक आपको फर्क बताता हूँ कंपटीशन और एग्जामिनेशन के अंदर। एग्जामिनेशन के अंदर आप खुद के ऊपर फोकस करते हो, कंपटीशन के अंदर, एग्जामिनेशन में कब जीतोगे, जब आप खुद पे फोकस करोगे। कंपटीशन में कब आप फोकस करोगे, जब दूसरे हारेंगे, ठीक है। 3 इडियट्स देखिए ना आपने, जिसमें वो चतुर क्या करता था, नीचे से मैगजीन्स डाल देता था, क्यों, क्योंकि दो ही तरीके होते थे, या तो खुद अच्छे से पढ़ाई कर लो या दूसरों को कम कर दो। तो ये जो डिजायर है ना, क्या नहीं यार हमें इसे कम करना है, जैसे हम काफी बार देखते हैं ना लोग नेगेटिव, जैसे भी थोड़े टाइम पहले हुआ था एलविस यादव के प्रति, जिसमें कहा गया था नेगेटिव PR करवा दी थी। क्यों करवाते हैं, डिजायर ही तो है लोगों की, क्या हमें नंबर 1 पे बनना है, हमें नंबर 1 पे करना है। अब नंबर 1 पे बनने के लिए लोग क्या करते हैं, दूसरों को नीचे गिरा देते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे मालदीव वाले केस मान लो, अब क्या हुआ, अब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे थे, मालदीव को क्या लगा यार ये अगर लक्षद्वीप ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम क्या आएंगे, नीचे आएंगे, क्योंकि यार देखो जीतेगा तो कोई एक ही, राजा तो कोई एक ही बनेगा। अब देखो कोई एक ऊपर जा रहा है तो दूसरे को इवेंचुअली नीचे आना पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक वो होता है ना एक तुला। अब जैसे अगर ये पलड़ा भारी जा रहा है, अगर ये पलड़ा ऐसे ऊपर जा रहा है तो ये पलड़ा नीचे आएगा ही आएगा, कोई ऐसे नहीं है, आपको ये तो आना ही पड़ेगा, इसे नीचे ही आना पड़ेगा। तो वैसे मालदीव को क्या हुआ था कि मालदीव को लगा ये लक्षद्वीप को, उसके बाद उन्होंने कमेंट्स करने लग पड़े, हालांकि भुगत रहे वो लोग, लेकिन देखा जाए क्या चीज है, ये लगी हुई है ना लोगों के अंदर, आ गई है मुझे नंबर 1 पे बनना है। अगर आपको नंबर 1 पे बनना है ना, तो आप उन लोगों के प्रति कंपटीशन करोगे, आप नहीं चाहोगे कि अब मेरे साथ वाला कभी जीते, ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे जीतना है ना, नंबर 1 पोजीशन पे तो एक ही रहता है, ठीक है। He wants us to tell us here that the world will end with the people competing for resources, eliminating out the weak ones, जैसे हमारी दुनिया के अंदर होता है। हम एक बहुत अच्छी लाइन आती थी क्लास 10th के अंदर, आप लोग तो क्लास 10th में, सॉरी, अब है ना 9th भी होती है, 10th भी होती है, 11th भी होती है, 12th होती है, थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लास 10th के अंदर आपकी ज्योग्राफी का एक चैप्टर है, उसके अंदर एक बड़ी मस्त लाइन लिखी हुई है, द वर्ल्ड हैव इनफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स। हमारी अर्थ के अंदर इतने रिसोर्सेज हैं कि हम प्रॉपर ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर दें, बट नॉट अ सिंगल पर्सन ग्रेड, पर एक व्यक्ति के लालच को हम समाप्त नहीं कर सकते। यानी कि एक व्यक्ति का लालच है अगर उसके अंदर कि मेरे पास ही आ जाए, मेरे पास ही सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, मैं ही सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करूं, क्यों, क्योंकि मैं बड़ा हूं, तो उससे अर्थ नहीं चलेगी। जब सबके पास इतना है आज भी हमारे अर्थ के पास कि वो सबको सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति का ग्रीड वो सेटिस्फाई नहीं कर सकती, ठीक है। तो वही सेम चीज है यहाँ पे, एलिमिनेटिंग आउट द वीक वंस। जैसे हमारे आजकल देखो इंडिया की इकोनॉमी चलती है ऐसी, सच बताऊं तो अमीर अमीर होते जाते हैं, गरीब गरीब होते जाते हैं, ठीक है। एक डेथ ट्रैप है, eliminating the weak ones who does not have any desire to compete with the others or no fire in their hearts, कोई आग नहीं होती उनके अंदर। So this is the way, so this way is the only strong ones will survive and after some time they will also have war between them। अब देखो क्या होगा, अब देखो मान लेते हैं हम 4 बच्चों का ग्रुप है, ठीक है, मैं, अमन, दिवांश, हर्ष, हम 4 दोस्त हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, हम 4 दोस्त जो थे, अब हम लोगों के अंदर पहले क्या होगा, क्या मान लेते हैं हमारे 2 वीकलिंग्स मान लेते हैं इसके अंदर, जैसे मैंने मान लिया कि दिवांश और अपने अमन है, ये दोनों क्या है, वीक है, ठीक है। अब ये दोनों वीक है, तो अब हमारे पहले क्या होगा कि मैं और हर्ष क्या होंगे, हम लोगों के बीच में होगा, पहले इन दोनों को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, पहले। अब क्या होगा, जैसे एलिमिनेट हो गए,
अब कुर्सी एक है, मैं और मेरा दोस्त है, अब हम दोनों चाहते हैं कि हम दोनों उसी एक कुर्सी के ऊपर बैठे, तो उसके अंदर क्या होगा, पहले तो हम वीक वाले को एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन बाद में एक टाइम तो ऐसा आएगा जहां पे हम आपस में compete कर रहे होंगे। पहले तो वीक को हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में आप जो बचे हुए लोग हो वो भी तो आपस में compete करेंगे। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। आप लोगों को इसलिए कहते हैं हम लोग कि आप लोगों को काफी बार कहते हैं ना कि आजकल मैंने बहुत बार देखा है कि लोग है ना दोस्तों के प्रति बहुत ऐसे होते हैं कि फ्रेंडशिप इज लाइक दिस, फ्रेंडशिप इज लाइक दिस, बट इन टुडेज वर्ल्ड अगर आपको मैं रियलिटी बताऊं ना, दोस्ती बहुत अच्छी चीज है, दोस्ती बनाए रखो, लेकिन काफी बच्चे ऐसे करते हैं कि दोस्ती को काफी अपनी फैमिली से ऊपर रखते हैं, तो बेटा वो वाली चीज नहीं है इसके अंदर, ठीक है। फैमिली इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर फ्रेंडशिप। ओके, फ्रेंडशिप बहुत अलग दुनिया होती है, फैमिली बहुत अलग दुनिया होती है। और आप लोग एक और चीज बताता हूँ आप लोगों को, क्लास 10th है ना आप लोगों की, क्लास 10th में नहीं, क्लास 11th में तो फिर से नए दोस्त मिल जाएंगे, लेकिन एक चीज याद रखना, जैसे ये दोस्ती है ना आप लोगों की, जिसके ऊपर अभी आप लोगों को बहुत घमंड होता है, मुझे भी बहुत घमंड होता था, ठीक है, लेकिन एक टाइम डेफिनेटली ऐसा आता है, बाद में पता है क्या होता है, 10वीं का आप जैसे खत्म करोगे, कोई दोस्त का है जिनसे अभी आप लोगों की बहुत लंबी लंबी बातें होती है ना, दोस्ती यारी होती है, झप्पियां ऐसे गले मिलते हैं स्टाइल के अंदर, स्कूल में स्वैग मारते हैं, साथ 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 में जाना साथ में आना, वो बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है ना, ये एक मैं बताता हूँ आप लोगों को, पहले मैं थोड़ा मेंटली प्रिपेयर करना चाहता हूँ, क्लास 10th के बाद यही होगा, मेरे साथ भी हुआ था, मुझे लगा कि हमारे 4 दोस्तों का ग्रुप था, इनका ही 4 का, हमें लगा कि यार हम लोग तो एकदम, हमारी दोस्ती क्या चीज है, लेकिन दोस्ती यार टूटती है, ठीक है, और ये टूटती है क्यों? क्योंकि हर एक को अपनी अपनी है, अपने अपना चाहिए होता है एक स्टैंड, और ये दोस्ती नहीं टिक पाती इतनी ज्यादा, ठीक है। तो वही सेम चीज है कि वैसे ये लाइफ भी ऐसी है, यहाँ पे जीतेगा कोई एक ही, compete करने वाले बहुत है, और जब compete करने के लिए कोई अपना, यार आजकल लोग सगे रिश्ते नहीं देखते, आप दोस्तों के ऊपर कैसे कह सकते हो, ठीक है। ये रियल लाइफ की सीख थी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, अगर आप लोगों को कुछ हो तो वो आप देखो, मेरा पर्टिकुलरली तो यही था, ठीक है। Wars between them for resources because of their selfish desire. Selfish desire, मैं ही राजा बनना चाहिए, यहाँ का राजा सिर्फ मैं ही हूँ, I am the last of the stars, है ना, ऐसे डायलॉग सुने होंगे आपने, क्यों? क्योंकि मैं ही हूँ इस दुनिया के अंदर अल्लाह। वो सेम चीज बहुत सारे लोगों के अंदर होता है। डेथ विल बी द डूम्सडे। डूम्सडे क्या होता है? हमारी दुनिया का आखिरी दिन, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी हमारी दुनिया का जो आखिरी दिन होगा डूम्सडे, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, अगर आप लोग आगे लिटरेचर लेते हो ना, इंग्लिश लिटरेचर, तो आप लोगों को डूम्सडे के बारे में पता चलेगा कॉलेज के अंदर, ठीक है। फॉर द फायर, फॉर द लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ एज दे विल एंड अप एवरीथिंग, क्योंकि वो सारी चीजें क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, आग लोगों के अंदर। आगे देखते हैं बॉस, लेकिन क्या आग आ गई है तो क्या मतलब, क्या बर्फ के अंदर जोर नहीं है? अरे बर्फ के अंदर बहुत जोर है, आप लोगों को दिखा देता हूं। द अनदर वे ऑफ एंडिंग द वर्ल्ड दैट इज बाय फायर। दुनिया को खत्म करने का दूसरा तरीका क्या है? आइस, बर्फ। अब बर्फ के अब 2 तरीके वापस बता देता हूं आप लोगों को। पहले बताए थे, एक क्या है? हेटेड, जलन होना, यार ये आगे कैसे पहुंच गया, यार इसके पास जो है वो मेरे पास भी तो है यार, अगर ये 18 साल का बच्चा कर सकता तो मैं भी तो कर सकता था यार, पर मैं नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? हेटेड, जलन है यार, ये नहीं होना चाहिए, इसकी वीडियो उठाओ, डिसलाइक करने लग पड़ो, ये इससे कुछ ना उसकी ट्रोलिंग करो, कमेंट करने लग पड़ो, यार तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, ट्रोलिंग करो, इससे जितना नेगेटिव बोल सको बोलो। क्यों बोलो? जलन है मेरे अंदर। क्या है मेरे अंदर? जलन है। यही तो है आइस का पहला मतलब क्या? नेगेटिविटी, हेट्रेड। लोगों को जलन होती है दूसरों से, यार ये यहाँ पे कैसे पहुंच गया, यार इसने ये कैसे कर लिया, यार ये कैसे पहुंच गया। ये होती है पहला पार्ट, जलन। दूसरा पार्ट क्या होता है? आइस एज। आइस एज जैसे हम लोगों को पता भी है, पहले भी आया था हमारा आइस एज, ठीक है। वैसे यहाँ पे हम दूसरा आइस एज के बारे में बात करें, ठीक है। The another way of ending the world is that is by ice. The poet says that if the world had to end twice, अगर दुनिया को दूसरी बार मरना होगा, क्यों? क्योंकि पहली बार तो वो कैसे सपोर्ट कर रहे थे? फायर है मैं, फायर को पुष्पा राज बने हुए थे, आइस को, फायर को सपोर्ट कर रहे थे। इफ इट एंड्स वन बाय फायर एंड अगेन द वर्ल्ड बिल्ड्स इटसेल्फ, कि अगर एक बार अर्थ अपने आप को फायर से पूरा खत्म कर देते फिर वापस बिल्ड हो जाती है, तो दूसरा तरीका एक बर्फबारी का भी है। The next time it might be ended by fire, की बॉस इस बार सॉरी फायर नहीं, आइस से एंड हो सकती है। He says that ice can also destroy the world. बर्फबारी भी दुनिया को खत्म कर सकती है, बिल्कुल खत्म कर सकती है बॉस। Ice has a great capacity to do that. आइस के अंदर इतनी क्षमता है कि वो ये चीज कर सकती है बॉस। The end by ice. It can be of 2 types, 2 तरीके से होते हैं। देखो, एक है लिटरल मीनिंग, एक है जो आपका क्या कहते हैं इसे, मेटाफोरिक मीनिंग जो है, ठीक है। तो 2 तरीके से, वन इज द लिटरल मीनिंग, अनदर इज द मेटाफोरिक मीनिंग, यानी कि जो हम इसे, जो मेरा हेट्रेड बता रहा हूं आपको, फायर को, डिजायर, आइस को, ये हमारा मेटाफोरिक मीनिंग। इन द लिटरल मीनिंग द वर्ल्ड्स एंड ओके द वर्ल्ड्स टेंपरेचर माइट कूल डाउन, अचानक से हमारे अर्थ का टेंपरेचर गिरने लग पड़ेगा, सो मच दैट द वर्ल्ड विटनेस, एंड विटनेस मींस एक्सपीरियंस करेगी आइस एज, एंड द पीपल विल फ्रीज टू द डेथ, मौत के मुंह के अंदर आ जाएंगे लोग। दिस इज अ वेरी डेंजरस एंड हैज द एबिलिटी टू एंड द वर्ल्ड, बिकॉज़ सम साइंटिस्ट्स से दैट आइस एज ऑलरेडी हैपेंड
अर्न बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, कि पहले भी हो चुका है तो बहुत अभी भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अदर वे ऑफ द वर्ल्ड टू एंड द अर्थ इज बाय हेटेड जलन होना, इन सारी चीजों से। आइस और बीइंग कोल्ड एज आइस इज अ वे टू से दैट अ पर्सन इज फुल ऑफ हेटेड इमोशनली कट ऑफ, यानी कि वो नहीं है, जलन होती है लोगों को। आप लिए आगे देखोगे कि आप लोग कुछ पाना चाहोगे ना, और अगर आप वो पालोगे तो कहीं ना कहीं लोगों को मन में जलन होती है, वो बाहर से दिखाएंगे, अरे बेटा बड़े खुश है, क्या बात है क्या बात है, अंदर से तेरी तो कैसे मिल गया, ऐसे ऐसे होता है लोगों के अंदर, ठीक है। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज दैट ही नोस इनफ ऑफ हेट्रेड। देखो यार, व्हाई ही नो इनफ ऑफ हेट्रेड, हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी को इतनी हेट्रेड के बारे में क्यों पता है? क्योंकि ही इज अ सक्सेसफुल पोएट। जब तक आपके लोग आलोचना नहीं करने लगेंगे, जब तक लोग आपके प्रति हेट्रेड नहीं करने देंगे, तब तक आप फेमस कैसे होगे? फेमस नहीं हो गए ऐसे। ऐसी यही तो है आलोचना। आलोचना लोग किसकी नहीं करते? सचिन की आलोचना नहीं करते थे, बहुत बार करते थे सचिन की आलोचना कि ये क्या कर लेगा, ये तो छोटी हाइट का, ये ऐसे वैसे आलोचना करते हैं ये लोग, और इन्हीं आलोचनाओं की वजह से तो आज इतने महान सितारे बने हुए हैं ये लोग। और he has seen enough hatred that can end the world, okay, जो दुनिया को खत्म कर सकते हैं। The destruction of ice is thus a great because the hatred, a lot of wars will take place, people lack sympathy, no one will help other and then, यानी कि यार देखो जनरली रियलिटी भी लाइफ क्या है कि कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करता, ये दुनिया की रियलिटी है। आपको कोई सपोर्ट नहीं करता आपके माँ बाप के अलावा, कोई भी नहीं। हमें भी, मुझे भी बहुत, मैं भी भ्रम के अंदर था, मेरा भी बबल जो था ना जिसके अंदर मैं रहता था कि यार ये बहुत ज्यादा जरूरी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, दिस फन। मैं ना 10 दिन भी नहीं होंगे जब ये जो बबल था ना, ये फूटने की कतार पे आ गया था, 1-2 महीने में पूरा फूट गया। और समझ में आ गया कि ये जो है ना, ये बाहर से दुनिया होती है, अंदर से बहुत जलती है दुनिया। अगर आप कुछ भी अच्छा कर लोगे ना तो दुनिया जलेगी आपसे, खुश आपके अंदर नहीं होगी कभी, क्योंकि दुनिया को क्या है कि यार ये कैसे कर गया। जलन होती है सबके अंदर, और वो दिखाएंगे नहीं आपको, ठीक है। तो ये आप लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि रियल लाइफ के अंदर आपको पता चलेगा कि देखो यार अभी तो 10th क्लास के अंदर हो, लेकिन आने वाले एक्सपीरियंसेस के लिए तैयार जरूर कर दूंगा मैं आप लोगों को, जिससे समझ में आ जाएगा कि रियल लाइफ में क्या करना चाहिए, ठीक है। देखो मैं पर्टिकुलरली कहता हूँ, मेरा ये चैनल सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं है, आप लोगों को एक रियल लाइफ के अंदर कैसी सिनेरियोस हैं, क्या क्या रियल लाइफ के अंदर जो मैंने एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जो अब देखो बहुत अजीब सा लगता है जब अचानक से जो दोस्त जो आपके लिए बहुत प्यारे होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, या आपका कोई प्यारा जना होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना, वो भी अगर आपके प्रति ऐसे नहीं रहता, तो मैं आप लोगों को हर एक कॉन्सिक्वेंसेस से पहले ही आप लोगों को सचेत करना चाहता हूँ, ठीक है। दैट इट विल, जैसे हमने कहा, नो वन विल हेल्प एनीवन एंड देन इट विल बी अ डूम्सडे। डूम्सडे होता है हमारी धरती का आखिरी दिन, जिस दिन हमारे भगवान आएंगे और इंसाफ कर, मतलब वो कहते हैं ना कि एक पर्चा तो बोलेंगे, बेटा तुमने अच्छा कार्य किया क्या, बुरा कार्य किया क्या, ये लो स्वर्ग या पाताल, ठीक है। Therefore fire and ice poem tell us the world is full of desire and hatred। लोगों के अंदर एक आग भी है तो जलन भी है, which is deadly combination, जो कि एक deadly combination है, and it can end our world, हमारी दुनिया को खत्म कर सकता है। Desire and hatred together can lead to wars। लोगों के अंदर जलन भी हो जाती है। अब जैसे हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 क्यों किया? डिजायर थी, मोटिवेशन था, मैं पूरी दुनिया पे राज करूंगा, वर्ल्ड वॉर हो गया। किलिंग ऑफ पीपल, पता है वर्ल्ड वॉर में कितने सारे लोग हुए थे। लैक ऑफ सिंपैथी और ह्यूमन इमोशंस, इंसानियत की तो कोई वैल्यू नहीं होती। और ऐसे मौकों के ऊपर अगर आप देखोगे ना कितने डेडली इमेजेस, इंसानियत को ना ऐसे पैरों के तले ना कुचल दिया जाता है, एकदम ऐसे करके कुचल दिया जाता है, ऐसे हो जाते हैं लोग। क्योंकि सबको क्या चाहिए, यही तो चाहिए ना कि क्या नाम लेते हैं कि हम लोग बेस्ट हैं सबसे ज्यादा, हम लोगों के पास कोई कमी ना हो, दूसरा जाए भाड़ के ना, हम कभी दूसरे के बारे में नहीं सोचते। Thus the poet says that the people will end the world either by fire or by ice, यानी कि दुनिया का अंत तो होगा, या तो होगा बोलो फायर के बेस पे या होगा आइस के बेस के ऊपर। और इसी के साथ हमारी पोएम की अच्छी सी एक्सप्लेनेशन जो आपको बहुत कुछ सिखाया गई होगी, डेफिनेटली मैंने बहुत एफर्ट्स किए हैं इसके अंदर आप लोगों को सिखाने के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। पूरी पोएम को समझना, उसके लिटरेरी डिवाइसेस को समझना, आपको एमसीक्यूज के अंदर 1-2 मार्क्स तो दिलवा देंगे, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाते हैं 2-2 नंबर के अंदर, तब आपको काम आती है आपकी समरी। और वही समरी आज मैं आपको एकदम इतने डिटेल वे के अंदर करवाने वाला हूं ना, आप चाहो ना इस, मैं बस बताऊं आपको कैसे करो, अपने कानों के अंदर ईयर प्लस लगाओ और आराम से मेरी वीडियो देखो मत, बस सुनो कैसे कैसे इस वीडियो को समझना है, ठीक है। एक ऑडियो बुक की तरह लो, मैं हमेशा कहता हूं मेरी समरी बुक्स जो है ना, मैं जो समरी की मेरी वीडियोस है, इन्हें एक ऑडियो बुक की तरह लो और मस्त सुनो और समझो कि क्या क्या है, ठीक है। आपको आंखें बंद करोगे ना तो आपको सारी की सारी चीजें क्या होने लग पड़ेगी, रिकॉल होने लग पड़ेंगी, ठीक है। Let's start once again. Welcome you all to the आनंद मूल्य इंस्टीट्यूशन। एक हमारा प्यारा सा इंस्टीट्यूशन, 9 महीना हो गए हमारे इस इंस्टीट्यूशन को। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास द समरी ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो। समरी ऑफ
द डस्ट ऑफ स्नो हमारा टॉपिक है आज का। देखते हैं इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। ऑडियो बुक स्टार्ट होने वाली है, तो कृपया कर एंजॉय करने के लिए शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, द विंटर सीजन हैज अराइव्ड, यार सर्दियों का सीजन आ चुका है। एंड द पोएट वाज नॉट इन अ गुड मूड, हमारे पोएट कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, यार ये अच्छे मूड में नहीं थे। अभी अच्छे मूड में क्यों नहीं थे? ही वाज नॉट फीलिंग गुड एंड हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। अब वो क्या था, उनके मन के अंदर अच्छा नहीं महसूस हो रहा था। ही वाज सफरिंग फ्रॉम, कहते हैं ना बैड टाइम सबके लाइफ के अंदर आते हैं, तो इनका भी थोड़ा बैड टाइम से चल रहा था। ही वाज वेरी मच सप्रेस्ड, ठीक है। और इतनी इनकी जो सप्रेशन लेवल था वो किस हाइट तक था वो आपको अगली लाइन के अंदर पता चलेगा। द स्नो हैज कवर्ड द एंटायर प्लेस इन अ व्हाइट कारपेट। ये थोड़ा बैकग्राउंड देने के लिए, देखो मैं कभी भी कह रहा हूं आंखें बंद करके इमेजिन करो क्या क्या चल रहा है। देखो एक पोएट है जो कि सैड है, उनके आसपास आप एकदम स्नो का एक एनवायरनमेंट जो है, उनका बैकग्राउंड जो है वो एक स्नोई प्लेस का इमेजिन करने लग पड़ा। ओके, द स्नो हैज कवर्ड द एंटायर प्लेस इन व्हाइट कारपेट। ही वाज सिटिंग आइडल अंडर द, आइडल मींस वो एकदम खाली बैठे हुए थे। कहां पे? एक हेमलॉक ट्री के अंदर। एक हेमलॉक ट्री के मतलब एक हेमलॉक ट्री के जो नीचे आराम से आइडल बैठे हुए थे, कुछ नहीं कर रहे थे। ही वाज जस्ट लाइक, हम कहते हैं आइडल टाइम के अंदर वी आर आल्सो लाइक ऐसे। ही वाज सिटिंग अंडर हेमलॉक ट्री लाइक दिस आइडल। ओके, इट वाज कवर्ड विद द व्हाइट स्नो। और ये जो हमारा हेमलॉक ट्री था, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, हमारा हेमलॉक ट्री किससे कवर्ड था? व्हाइट स्नो से। अब इसमें इंपोर्टेंट क्या है, यहीं से तो कहानी में चेंज आने वाला है। और हमारा हेमलॉक ट्री था, उसके ऊपर व्हाइट स्नो थी। सडनली अ क्रो हैंगिंग ऑन द ब्रांच इन द ट्री। ओके, तो सडनली हमारे जो क्रो था जो हैंग कर रहा था ब्रांच के अंदर इन दैट ट्री, वो क्या होने लग पड़ा, थोड़ा सेक हुआ। क्यों सेक हुआ? क्योंकि वो फ्लाई करने लग पड़ा। और जैसे वो फ्लाई करने लग पड़ा, जो ब्रांचेस थी हिले, और वो जो स्नो थी, जो डस्ट ऑफ स्नो थी, वो कहां पे गिरी? हमारे पोएट के ऊपर गिरी। और पोएट को क्या लगा, यार दिस इज द चेंज ऑफ मूड आई वांटेड, द लाइफ इज द नेचर इज इंडिकेटिंग मी दैट दिस इज द नॉट ऑफ एंड ऑफ माय लाइफ। यार ये मेरी लाइफ का एंड नहीं है, अभी भी मैं कुछ कर सकता हूं। दो नेगेटिव मिलके एक पॉजिटिव बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, The imbalanced snow fell on him, जो imbalanced snow थी यानी कि जो स्नो हिली वो उनके ऊपर गिरी। It was soft and cold, और थोड़ी ठंडक सी। अब देखो स्नो है तो कोल्ड तो होगी। This poem describes how the simple incident can made a change from all gloomy means सारी तरफ सैडनेस थी। He was not in a good mood। लेकिन आप सोच के देखो, एक कौवा जब थोड़ा सा सीख करता है उड़ान भरने के लिए, और एक पॉइजनस ट्री के ऊपर जो स्नो है वो मेरे ऊपर गिरती है डस्ट ऑफ स्नो बनके, और आई एम फीलिंग लाइक दिस इज नॉट द एंड ऑफ माय लाइफ, दिस इज नॉट द एंड, आई एम गोइंग टू डू समथिंग बिगर। यार इतनी जल्दी मैं, दिस इज नॉट द एंड ऑफ माय लाइफ। यहाँ पे ऐसे गिरा ना, तो उन्हें अचानक से उनके मन में एक चेंज ऑफ मूड है। सडनली इंसिडेंट होता है ना, आप एक बुरा पेपर दे के जाओ, रास्ते के अंदर आपको कोई छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे, खासकर मंदिरों के अंदर, मंदिर के अंदर कहीं पे प्लेग्राउंड के अंदर छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे खेल रहे हो, उनके चेहरे पे प्यारी सी स्माइल हो, कितना सुकूनदायक होता है ना ये। क्या आपको ऐसा लगता है कि यार दिस इज वेरी मच, आपका मूड कैसा होता है? सडनली सैड से सडनली हैप्पी हो जाते हैं ना, बिल्कुल उनका भी मूड एकदम सडनली सैड से सडनली हैप्पी हो गया था। Okay, the soft touch of the cold snow was understood as the care of the nature making everyone happy। यानी कि क्या है, प्रकृति हमारी माँ है, और हमारी माँ हमें को हम सब लोगों को इंडिकेशन दे दिया, दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। यार तुम्हें और भी कुछ करना है, ऐसे सैड मत बैठो, अपना टाइम मत वेस्ट करो, जाओ कुछ करो लाइक दिस। ओके, अंडरस्टूड द केयर। मैं यहाँ पे इंसान लगाना भूल जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे है साइनिज्म वैनिस्ड, यानी कि उनकी जो उदासी थी वो क्या होगी, एकदम वैनिस्ड होगी, खत्म हो गया। एंड ही फेल्ट अ लॉट ऑफ रिफ्रेश्ड बाय द इंसिडेंट। और जो एक छोटा सा इंसिडेंट कितनी बड़ी खुशी दे गया यार उन्हें, ऐसा लगा यार दिस इज नॉट ऑफ एंड ऑफ माय लाइफ, आई एम नॉट सैड लाइक दिस पर्सन, आई एम जस्ट लाइक अ हैप्पी मैन, आई एम जस्ट लाइक अ मोटिवेटेड पर्सन, आई कैन डू एनीथिंग। Okay, his cynicism vanished. Okay, so his entire day become enlightened and he felt a streak of joy running in his mind। उसके मन में आया कि यार जो मैं अपना डे वेस्ट कर रहा था ना, this is the end of the day which I have wasted। अब मैं अपना डे को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करूंगा, अच्छे से लाइफ को जीऊंगा, और this is not the end of my life। आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं, पीपल कंसिडर ब्लैक, ओके, ब्लैक क्रॉस एज अ सिंबल ऑफ फियर बैड लक। और यहाँ पे जो है ना, मैंने कहा एक नेगेटिव क्रो, एक नेगेटिव हेमलॉक ट्री, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, एक पॉजिटिव बना दिया, उनके अंदर क्या, एक पॉजिटिविटी भर दी। सिमिलरली तो यहाँ पे हम कह रहे हैं पीपल कंसीडर ब्लैक क्रॉस एज अ सिंबल ऑफ फियर बैड लक डेथ, बट द पोएट रियलाइज दैट समथिंग इज डिफरेंट इन हिज बेटर मूड। आपकी लाइफ के अंदर भी बहुत सारे नेगेटिव इंसिडेंट्स होते हैं, जरूरत क्या आप लोगों को, आपको नेगेटिव इंसिडेंट्स के अंदर पॉजिटिव कंटेंट ढूंढना है। क्या हर एक चीज देखो, हर एक के पर्सन की लाइफ के अंदर बुरा वक्त आता है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था
1000 अच्छे वक्त के जो घंटे हैं, 1000 आवर ऑफ गुड टाइम इज नॉट गोइंग टू टीच यू दैट मच जितना आपको एक घंटा बुरा वक्त का सिखा देगा। लेकिन डिपेंड करता है क्या आप सीखना चाहते हो। आपको लाइफ जो है प्रॉब्लम देगी, क्यों देगी ये प्रॉब्लम? कहते हैं ना कि जो अक्ल है, जो आपके ब्रेन मतलब जो अक्ल होती है, समझदारी होती है, समझदारी कभी बादाम खाने से नहीं आती, ठोकरें खाने से आती है। तो ये लाइन क्यों है? क्योंकि आपको ये जो मुसीबतें आती है ना लाइफ के अंदर, आपको लाइफ के अंदर लेसन देके जाती है, दिस इज गुड, दिस इज बैड। वरना हम लोगों को क्या पता कि क्या अच्छी चीज है क्या बुरी चीज है। लेकिन जब आपको लाइफ लेसन मिलते हैं, जब आप कोई भी किसी भी चीज के रेपरकशंस को सहन करते हो, किसी भी चीज के जो परिणाम है उन्हें सहन करते हो, आपको समझ में आता है दिस वाज द थिंग आई वाज डूइंग रॉन्ग। अगर आप थोड़ा सा बैक के अंदर जाओ, 5वीं 6ठी क्लास के अंदर या फिर उससे पहले, आपको कोई प्यारा सा खिलौना होता था, कोई अंकल आंटी आते थे, मैं तो अब इसे नहीं दूंगा, मैं तो जा रहा हूँ। अब हम ऐसा करते हैं, हम ऐसे देखते हैं ना यार, हाउ स्टूपिड हो, हम उस टाइम रोने लग पड़ते थे, मम्मा इन्होंने लिया ऐसे वैसे। लेकिन कितनी स्टूपिडिटी थी ना। अब वो हमें कब रियलाइज हुई? जब हम थोड़े से बड़े हुए तो हमें लगने लग पड़ा दिस वाज द स्टूपिडिटी वी वर डूइंग। सिमिलरली लाइफ जो है ना, जैसे आप अब जो है ना, अभी आपको जो एज ग्रुप है, यहाँ पे एक मैं हमेशा कहता हूँ दिस इज द मोस्ट क्रूशियल एज ग्रुप, जहाँ पे आपके दोस्त बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। क्योंकि किशोरावस्था है ये, दिस इज द एडोलसेंट पीरियड, एंड यहाँ पे आपके पेरेंट्स का इतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना आपके दोस्तों का इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है। इसलिए कहते हैं हमेशा आपके पेरेंट्स संगति अच्छी बना के रखो। इसका मेन मोटिव यही है कि आप लोग इस पीरियड के अंदर हो ना, जहाँ पे आप लोगों को ये चीजें बड़ी फैंसी सी लग रही होंगी कि अरे यार जवान देखिए इस तरीके से, लाइक स्मोक इज कमिंग आउट ऑफ द माउथ, ऐसे लाइक दिस। वो बेटा रियल स्मोकिंग नहीं करते, वो कोई एक स्पेशल सिगरेट्स होती है, वो सिर्फ दिखाने के लिए। यार केजीएफ भाई लाइक कि वो गन से होती है, गन के ऊपर ऐसे करके लाइक दिस, ये फैंसी चीजें हैं, ये अच्छी लगती हैं देखने के अंदर, क्या लाइक दिस, लेकिन रियलिटी के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्थ को बेकार करेंगी। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी मैं आप लोगों को लेकर आना चाहता हूँ कि हर एक जो चीज है ना, अब ऐसा मत कहना कि स्मोकिंग के अंदर पॉजिटिव कंटेंट ढूंढे, ये वो चीज नहीं है। स्मोकिंग के अंदर पॉजिटिव कंटेंट यही है कि स्मोकिंग करने से जान जाती है। ठीक है, ओके, पीपल कंसिडर, वो कहते हैं ना, एक आई गेस किसी ने बताए थे स्मोकिंग के 3 फायदे भी होते हैं। पहली चीज की क्या नाम लेते हैं, 3 में से मुझे एक जरूर याद है कि आपकी मौत है ना कभी अचानक से नहीं होगी, तड़प तड़प के मरोगी, ये अच्छी चीज है। आपको अचानक से कभी मौत नहीं मिलेगी, आपको अच्छे से तड़प तड़प के मौत मिलेगी, अच्छी चीज है। ठीक है, अचानक से नहीं मरोगे। ओके, तो कहां पे था मैं? ही रियलाइज्ड दैट द क्रो इज अ पार्ट ऑफ नेचर। जो क्रो है एक पार्ट है, किसका है? नेचर का एक पार्ट है। ही डिपिक्टेड इवन अ क्रो इज लिंक्ड टू अ बैड साइन। हम क्रो को भी एक बैड साइन की तरह रखते हैं। ठीक है, कभी भी कोई भूतिया फिल्म होती है ना, उसके अंदर तो क्रो को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कोई ऐसा हॉन्टेड हाउस होगा तो उसके ऊपर देखना कभी ना कभी क्रो को बैठा के रखेंगे ये लोग। इट स्टिल ब्रॉट हिम हैप्पीनेस। लेकिन यार एक कौवे ने भी उन्हें क्या दिया? हैप्पीनेस दी। देखो कितना प्यारा कौवा है। ठीक है, he realized that the mood of the person have to do something. He analyzed and he concludes. For him, the crow made his day brighter by shaking the branch and let the snow fall on him. एक कौवे ने उनका दिन कैसे कर दिया? बेटर बना दी। ये प्रॉपर पैसेज है ना, आई गेस ये प्रॉपर जो है यहाँ से यहाँ तक। अगर आपका व्हाट इज द रोल ऑफ क्रो इन चेंजिंग द मूड ऑफ द पोएट, आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे क्रो का 2 नंबर का बढ़िया से मिल जाएगा, हेमलॉक ट्री का बचा हुआ सारा। ठीक है, ठीक है, ये पैसेज के अंदर आपको क्या, अगर एक आ जाए व्हाट इज द रोल ऑफ क्रो, अब आपको पता है क्या, अब 2 नंबर के अंदर उससे क्रो का पूछ ले तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर एग्जाम रेडी बना रहा हूँ, आपको कोई भी कमी नहीं आने दूंगा मैं। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट माइट हैव चूज़न अ ट्री सिंबलाइजेस हैप्पीनेस, जॉय, मैर्चेंट, यानी कि वो चाहते तो कोई भी पेड़ के नीचे बैठ सकते थे, क्यों लेकिन वो कहां पे बैठे? हेमलॉक ट्री के अंदर ही बैठे, अंडर ही बैठे। क्यों बैठे? क्योंकि ही वाज डिपिक्टिंग सैडनेस। उन्होंने चूज अपनी पोएम के अंदर भी हेमलॉक ट्री क्यों चूज किया? बिकॉज इट डिपिक्ट सैडनेस। और बताना चाहते हैं बॉस, आपकी लाइफ के अंदर भी नेगेटिव कंटेंट्स हैं, नेगेटिव चीजें हैं, लेकिन उनके अंदर पॉजिटिव चीजों को ढूंढो, उनके अंदर पॉजिटिव कंटेंट ढूंढो और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव अप्रोच से देखो। ठीक है, depict the fact he chose to go with the hemlock tree. These trees are poisonous and toxic to human being. As you can see, the poet has used negative proper noun to show happiness. वो दिखाना चाहते हैं बॉस, life is not the end of like this. आपको लगता है कि यार लाइफ तो इतनी सी है, ये मुझे ये छोड़ के चलेगी, मुझे वो छोड़ के चलेगी, लाइफ इस खत्म ना बॉस, लाइफ बहुत लंबी है। ठीक है, द पोएट वाज फीलिंग क्वाइट डाउन दैट डे। उस दिन वो बहुत बुरा महसूस कर रहे थे। ही वाज फीलिंग सैड। यहाँ पे ये जो पोएम, ये जो है ना, देखो समरी तो हमारी पहले पैसेज में खत्म हो गई थी। यहाँ पे आपको मैंने, वहां पे तो आपको मैंने रोल वाली चीजें बता दी कि किससे किसको रेफर कर रहा है, क्योंकि 5 नंबर में तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा पोएट का मूड बताना चाहूंगा कि पोएट क्या इमेजिन कर रहे थे। ठीक है, तो पोएट उस दिन बहुत ज्यादा सैड थे। ही वाज फीलिंग सैड एंड वांटेड टू एंड हिज लाइफ। और वो क्या करना चाहते थे? अपनी लाइफ को खत्म करना चाहते थे। पॉइंट जरूर डालना, ही वांटेड टू एंड हिज लाइफ, क्योंकि जब पॉइंट डालोगे ना कि ही वाज अबाउट टू कमिट सुसाइड और ही वांट टू एंड हिज लाइफ,
तब ये मजा आएगा कि हाँ उस चीज ने क्या कि दो नेगेटिव चीजों ने कितना बड़ा इम्पैक्ट लेके आया कि उसकी लाइफ सेव कर दी उन्होंने, ठीक है। ओके, डिस्पाइट द पॉइजनस ट्री द साइन ऑफ द ओके द पॉइजनस ट्री एंड द साइन ऑफ द ब्लैक क्रो द व्हाइट स्नो मेड हिम चेंज हिज मूड। जो व्हाइट स्नो थी, अब देखो ब्लैक क्रो व्हाइट स्नो, यहाँ पे भी देखो ऑक्सीमोरन का कहीं ना कहीं यूज है। ऑक्सीमोरन क्या होता है, दो अपोजिट वर्ड्स को यूज करना, ठीक है। हालांकि पोएम में नहीं था इसलिए मैंने इसे लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर नहीं डाला, ठीक है। he was aware of the toxic snow falling on him from the hemlock tree and he suddenly realized that the life is what you choose to do, यानी कि लाइफ वो चीज है जो आप चूज करते हो। लाइफ के अंदर आपके पास डिसीजन है। अगले साल ही मान लो मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, कॉमर्स लेना बहुत बढ़िया होती है, ठीक है, सॉरी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, 4 लाइन से आपके पास किसके अंदर जाना चाहोगे, आपके ऊपर है। कौन सी लाइन आपको बेटर बनाएगी, आपकी लाइफ जो है कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएगी, सारी चीजें अगले साल ही, कुछ 1-2 महीने की बात है। देखो आपके मार्च जैसे पेपर कंप्लीट हो गए ना, उसके 1-2 महीने बाद ही, रिजल्ट आने से पहले काफी सारे नॉर्थ इंडिया के अंदर तो रिजल्ट आने से पहले हम हमारी 11th की क्लासेस चालू करवा देते हैं। And he suddenly realized that the life was not about what you choose. He shook off all his negative feelings and started to see his life in a different and happier way. अपनी लाइफ को अच्छे से देखने लग पड़े। According to him, it was the nature that made him realize that he was going through the wrong direction. वो अपनी लाइफ को जो एंड करने जा रहा था वो उसका गलत डिसीजन था। नेचर ने कहा कि no boss, this is not the end of your life. ये नहीं है, हमें बहुत कुछ करना है लाइफ के अंदर। लाइफ इतनी छोटी नहीं है जितना आप सोचोगे यार आज डिप्रेस्ड है, आज कुछ मिला नहीं, आज मुझे सक्सेस मिली नहीं, चलो जाते हैं। नहीं बॉस, सक्सेस जो है आपको फेलियर बहुत सारी चीजें देती है। बहुत अच्छी थी, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर देयर इज लाइक अ व्हाइट एंड अ ब्लैक। तब व्हाट हैपेंस दैट वो जो ब्लैक है वो बार बार स्लैप कर रहे हैं व्हाइट को, पर व्हाइट इज नॉट रिप्लाइंग इट। जस्ट लाइक द सक्सेस, जो आपके फेलियर्स है, फेलियर्स आपको बहुत बार स्लैप करते हैं, बहुत तगड़ी तरीके से मारते हैं, बहुत कुछ सारी चीजें सिखाते हैं। आपका मन, आपको बस सीखना उनसे। फेलियर जो चीज आपको सिखाते हैं ना, उतनी चीज आपको कोई नहीं सिखाता। The poem is a perfect depiction of what life can be. It all depends on the person and his thoughts. Your choice and emotional state will decide whether you will be happy in life or not. आप हैप्पी हो या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी खुशी आपके हाथ में है बॉस, और हर इंसान की खुशी अपने हाथ में होती है। हर एक इंसान की लाइफ डिफरेंट होती है, लेकिन वो अपनी लाइफ को कैसे चेंज करेगा वो अपने हाथ में होता है, ठीक है। The poet, even though he was suffering from sadness and experienced a bad sign under the hemlock tree, chooses to bring positive changes and move on. वो कहता है कि no boss, nature ने कहा मुझे यार this is not the end of my life. He's not feeling like this. He's happier now. He's feeling happy. Okay, a small gesture from the nature made him realize that how beautiful life can be. यार जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इतने छोटी मोटी चीजों के अंदर हमें अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। Okay, if we know how to live it and suggest we need to find happiness in smaller things to overcome the bad phase of our life. हमारे आसपास बहुत सारी खुश होने वाली चीजें। आपको खुश करो मैं एक बारी, ठीक है, आप चलो 5 मिनट 1-2 मिनट ही लूंगा, ठीक है। आप बस एक बार अपनी आंखें बंद करो, ठीक है, आप आंखें बंद करो और आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, ठीक है। योर पेरेंट्स इन हैप्पी, ऐसे नहीं कि मार पीट रहे हो, आपके पेरेंट्स एकदम हैप्पी हैं, ठीक है। योर पेरेंट्स, योर फैमिली, सारी चीजें एकदम हैप्पी मूड के अंदर, यू गाइस आर चिलिंग, ठीक है। आप लोग आराम से चिल कर रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो अचानक से आपके साथ, ठीक है, मौज मस्ती एकदम प्रॉपर चल रही है आपके साथ। लेकिन अचानक से क्या हो, आप लोग मान लो एक कार ट्रिप पे जा रहे हो, आपकी कार का अचानक से सडनली एक्सीडेंट हो जाए, पूरी कार में आप ही बचे, आपके तीनों जितने भी लोग थे वो सब के सब चले गए। अब कैसा लग रहा है? मैं तो एक ही झटके के अंदर जो सारी हैप्पीनेस थी वो तो सारी खत्म हो गई। अब एक बार अब सोचो वापस कि मेरे पेरेंट्स मेरे पास वापस आ गए, कितनी हैप्पीनेस आई है ना, कितने स्माइल आई कि अब मेरे पेरेंट्स वापस आ गए। लेकिन जैसे वो गए, हमारे चेहरा कैसा हो गया था, यार हमारे पेरेंट्स चले गए हमारे पास से। अब वापस सोचो हमारे पेरेंट्स आ गए, अभी भी पेरेंट्स आपके पास ही है। कि क्या एक सिर्फ पोएटिक डिवाइसेस को, पोएम को समझना काफी है ना बॉस? हमें आंसर राइटिंग करनी है बॉस, और आंसर राइटिंग के लिए क्या एक लिमिटेड नॉलेज होनी चाहिए, एक वाइडर नॉलेज होनी चाहिए। वाइडर नॉलेज होनी चाहिए तो वही वाइडर नॉलेज देगी आपको इस चैप्टर की समरी एकदम प्रॉपर, एकदम सटीक तरीके से करवा दूंगा। स्ट्रेंजर बाय स्ट्रेंजर तो आपको समझा चुका हूं, अब एक ओवरऑल समरी में आपको समझाऊंगा ताकि आप लोगों के सारे डाउट अच्छे से क्लियर कर दूं मैं, ठीक है। तो बस एकदम आपकी एक तरीके से ऑडियो बुक है, बस कानों के अंदर ईयरफोन्स लगाओ और अच्छे से एंजॉय करो इस ऑडियो बुक के अंदर। इतने प्यारे तरीके से चैप्टर समझा दूंगा ना, आप बस कहोगे मजा आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पोएट की। पहले हमारे पोएम का नाम क्या है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पे एक्चुअल के अंदर हुआ क्या था, हमारी जो पोएटेस थी इन्होंने बहुत ही एक फनी वे इंडिकेट किया किस चीज के लिए, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स थे उन्हें बहुत ही ह्यूमरस वे के अंदर उन्होंने इंडिकेट किया। क्योंकि जो हमारी माइंड के अंदर एक इमेज बनी हुई है ना वाइल्ड एनिमल्स की, वाइल्ड एनिमल आर डेंजर, तो पोएट ने कहीं ना कहीं वो वाइल्ड एनिमल्स बिकॉज दे आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो उनके प्रति हमारी थोड़ी सी सोच को चेंज करने के लिए थोड़ा ह्यूमरस वे को अपनाया था। वही हम इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है,
द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द वेरियस वाइल्ड एनिमल्स। हमारी पोएट ने बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को डिस्क्राइब किया था। कौन कौन थे? एशियन लायन था, बंगाल टाइगर था, बियर थे, लेपर्ड था, हमारा ये एक तो बियर का हग हो गया, लेपर्ड था हमारे पास क्रोकोडाइल थे, हाइनास थे, अपना क्या नाम लेते हैं, चार्मिलियन, बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स थे हमारे पास जिनके बारे में हमने बहुत ही फनी वे के अंदर पढ़ा था। आगे देखते हैं, दीज एनिमल्स आर वेरी डेंजरस। वैसे तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, लेकिन पोएट ने क्या किया, पोएट का मेन मोटिव ही क्या था, ताकि जो हमारी जो थिंकिंग है ना वो थोड़ी सी चेंज कर सके, कि हम लोगों को लगता है वाइल्ड एनिमल्स है डेंजरस होंगे, उन्हें क्या एकदम थोड़े फनी वे के अंदर इंडिकेट किया था। सॉरी। एंड शी हैज इंट्रोड्यूस्ड देम वन बाय वन इन अ वेरी फनी वे, बहुत ही फनी वे के अंदर, कि बंगाल टाइगर आपको जब तक खा लेगा तब आपको समझ जाना कि भाई आपको जब कोई एनिमल खा जाएगा तब आप इंडिकेट हो जाएगा कि आपको बंगाल टाइगर ने खाया। एक एनिमल जिसकी दहाड़ से आप लोग ऐसे हो जाओगे, तो बहुत ही फनी वे के अंदर, जैसे बियर का उन्होंने कहा था कि इतने टाइट हग करेगा आपको। तो ये सारी चीजें क्या है कि हर एक एनिमल को बहुत ही फनी वे के अंदर दिखाया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल सी टेल अस, जैसे कि सबसे पहले इंडिकेशन किनका दिया था उन्होंने, एशियन लायन का दिया था। शी सेज दैट इफ यू आर विजिटिंग द जंगल्स इन ऑफ द ईस्ट, कि अगर आप जो ईस्ट साइड की जो कंट्रीज है उनके जंगल्स को अगर विजिट करते हो, एंड देयर यू सी एन एनिमल, और वहां पे आप एक जानवर को देखते हो जो विच हैज टॉनी स्किन का मतलब होता है थोड़ा येलोइश ब्राउन, आप इसे मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं आप इसे? येलोइश ब्राउन, जैसे टाइगर्स की होती है ना येलोइश ब्राउन स्किन, तो वही स्किन की यहाँ पे बात करी गई है। तो वहां पे टॉनी स्किन यानी कि येलोइश ब्राउन स्किन दिखेगी। एंड ही रोर्स, यानी कि उसकी दहाड़ इतनी ज्यादा लाउड होगी कि आप लोगों की वहीं पे आपकी मतलब हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, ही रोर्स सो लाउडली दैट यू विल डाई आउट ऑफ फियर, यानी कि आप इतने ज्यादा डर जाओगे कि भाई हो जाएगा सारा काम। दिस मीन्स दैट यू हैव सीन एन एशियन लायन, यानी कि अगर आप इतने ज्यादा मतलब इतने ज्यादा आप डर जाओ कि आप लोगों को समझ में ना आए, आप इतना ज्यादा फियर के मारे आपकी मृत्यु होने तक की नौबत आ जाए, आपकी डेथ तक ऐसे लगा जाए, तो मान लेना भैया एक एशियन लायन से सामना हुआ है, ठीक है। इसके बाद कौन सा आते हैं हमारे? बंगाल टाइगर। देख लीजिए, ऐसे होते हैं हमारे प्यारे से बंगाल टाइगर्स। देखते हैं बंगाल टाइगर, सच बताऊं तो ज्यादातर जितनी भी कबड्डी की टीम्स होती हैं, ये जो सीसीएल होता है ना, सेलिब्रिटी वाला, उसके अंदर भी ये टाइम रखो हमेशा। आप कभी देखो बंगाल की टीम जो भी होगी ना, उसका अगर टाइगर्स वर्ड बड़ा लगता है ना, तो यही रीजन है। नेक्स्ट इन द लाइन इज द बंगाल टाइगर, एंड दैट शी हैज एक्सप्लेन्ड टू बी द रॉयल एनिमल, जिसे एकदम रॉयल एनिमल की तरह यहाँ पे बताया गया था। और मैंने, अगर आपको चैप्टर थोड़ा सा याद होगा पोएम के अंदर, तो मैंने आपको इसका इंडिकेशन दिया था कि यहाँ पे ऑक्सीमोरोन आया था, नोबल वाइल्ड, यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्टिंग टर्म्स आई थी। थोड़ी बहुत चीजें याद आ रही है ना, बस ऐसी चीजें ही आपको याद आएंगी एग्जाम के अंदर। पता है जब पेपर करने बैठोगे ना, तब ये याद नहीं आएगा मैंने इसकी ये वीडियो देखी थी, उसकी ये वीडियो देखी थी, ये वाली लाइन नहीं, आपके दिमाग में क्या आएगी? आपके दिमाग में वो चैप्टर के इंडिकेशंस आएंगे, और वो इंडिकेशन जब आप लिखोगे ना, तब एक तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि बच्चे के एनसीईआरटी के ऊपर पूरी कमांड है। एनसीईआरटी पे कमांड होनी ही आपकी सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि है। अगर आप लोगों को 95 क्रॉस करना है ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ 0 से 80 तक x की मेहनत है, 80 से 90 तक 2x की मेहनत है, 90 से 95 तक 4x की मेहनत है, और 95 को क्रॉस करने के अंदर आपकी 8x की मेहनत है, ठीक है। तो ये जो 8x की जो मेहनत है ना, वो तभी होगी जब आपकी एनसीईआरटी के ऊपर कमांड होगी। इंग्लिश बहुत ही मेन सब्जेक्ट है जहां पे आपको एनसीईआरटी के लाइंस को उठाना चाहिए, ताकि आपको एनसीईआरटी का रेफरेंस दोगे ना, तभी तो अलग बनोगे भीड़ से। जब तक भीड़ से अलग बनोगे नहीं, भीड़ का हिस्सा बनते चलोगे, तब तक कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाओगे पेपर के अंदर। अगर आप जो लिख रहे हो वही 50 जने और लिख रहे हैं, तो आप अलग कैसे हुए? सबसे सौखा काम है दुनिया के अंदर भीड़ का हिस्सा बनाना, लेकिन दुनिया का सबसे मुश्किल काम है कि उसी भीड़ के अंदर अपना जादू भरा नशा बिखेरना, ठीक है। तो बस आपको अपने आंसर्स को सबसे डिफरेंट बनाना है। अपने आंसर्स को ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो लिखा वो नहीं, अपना पर्सनल टच डालो, अपने तरीके से आंसर लिखो, एकदम सबसे अलग हटके आंसर दो आपके, जो मतलब ऐसे हो कि अगर सारे लोग यहाँ तक सोचे तो आपको लगने की यार नहीं, सब अगर यहाँ तक है तो मुझे अगर 95 क्रॉस करना है ना, तो मुझे यहाँ तक इस लेवल तक का सोचना पड़ेगा, ठीक है। रॉयल फैमिली दैट हैड वंस, ओके, दैट एट वंस, सॉरी कहां पे था मैं, दैट सी हैज एक्सप्लेन टू बी रॉयल एनिमल दैट एट वंस अटैक्स एंड किल्स अ मैन, जैसे कि उन्होंने कहा था कि अगर आपको एक कोई एनिमल खा जाए, और अगर आपको उस एनिमल ने खाया, तो मान लीजिए कि आपका किससे सामने हुआ? आपका सामने हुआ बंगाल टाइगर से। सी सेज बाय एडिंग ह्यूमन दैट इफ दिस ब्यूटीफुल ब्लैक स्ट्रिप्ड एनिमल किल्स यू एंड ईट्स यू, देन यू हैव श्योरली मेट अ बंगाल टाइगर, कि भैया समझ जाना आपकी मृत्यु हो चुकी है। बाहर से आत्मा देख रही है, अच्छा जी मुझे बंगाल टाइगर ने खाया था, ठीक है। आफ्टर दिस he says that if the reader met an animal that has black spot, okay, अब यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है? हमारे पास लेपर्ड की, ओके। आफ्टर दिस बंगाल टाइगर के बाद कौन आए थे? हमारे लेपर्ड साहब आए थे। आफ्टर दिस she says that if a reader, अगर कोई भी जो रीडर है वो मिलता है एक एनिमल से जिसके जो बॉडी है वो क्या है? that has black spots, यानी कि अगर आप देखो जो चीता की बॉडी होती है, जैसे मैं आपको पोएम के अंदर ही दिखाता हूँ,
ये अभी ये रहा। अब देखो इसकी जो बॉडी है इसके ऊपर क्या ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, तो वही यहाँ पे इस चीज के बारे में कहा गया है। अगर आफ्टर दिस शी सेज दैट इफ द रीडर मेट एन एनिमल विद ब्लैक स्पॉटेड स्किन, ब्लैक स्पॉटेड स्किन का यहाँ पे कैसे मतलब है, जो डॉटेड स्किन है ना इसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड इट एट वंस जंप्स ऑन हिम, और वो आपके ऊपर छलांग मारता है। यहाँ पे आपको थोड़ा पोएटिक लाइसेंस के भी बारे में याद आ रहा होगा, है ना। मैं आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करवा रहा हूँ बहुत। आपको मैं एक चीज कहता हूँ, इस चैनल में कुछ भी मिल जाएगा लेकिन कंटेंट के अंदर कमी इस चैप्टर के अंदर कहीं नहीं मिलती। इस चैनल के ऊपर कहीं पे भी आपको कंटेंट में कमी नहीं मिलती। वही सेम चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको एट वंस जंप्स ऑन हिम, यहाँ पे मैं पोएटिक लाइसेंस याद आया, उन्होंने गलत तरीके से प्रोनाउंसिएशन करी थी। मैं आपको थोड़ा दिखाई देता हूँ, ये रहा इसी के अंदर ही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट, एक्चुअल स्पेलिंग क्या थी LEAPT, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ए को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि पोएटिक लाइसेंस है। पोएटिक लाइसेंस क्या कहता है बॉस, कि आप कुछ जो वर्ड्स है उनके ऊपर आप उनकी थोड़ी सी स्पेलिंग जो है वो थोड़ी सी चेंज कर सकते हो इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिदम। आप जो, क्योंकि पोएम होती है, पोएम के अंदर एक रिदम होनी चाहिए, है ना। चैप्टर तो है नहीं कि लगातार लाइन बाय लाइन, इसके अंदर एक रिदम, राइमिंग स्कीम, ये सारी चीजें मेंटेन करने के लिए आप ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ पे ये जो लेफ्ट है एक्चुअल में क्या होता है LEAP, तो यहाँ पे जो ए जो है ये मिस कर दिया इन लोगों ने। क्यों? अब ये मिस करने का मेन रीजन कैसे ये मिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, पोएटिक लाइसेंस। ठीक है बॉस, आ गया बच्चा वाटी समझ। लेट्स मूव ऑन, ठीक है। स्पॉटेड स्किन एट इट वंस जंप्स ऑन हिम, देन इट मींस दैट द रीडर हैज मेट अ लेपर्ड, यानी कि वो भैया हमारे चीता भाई साहब से मिल चुका है। मोर ओवर शी सेज दैट इफ वन विल क्राई आउट इन प्रे, कि अब यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पे थोड़ा आयरनी का भी आ गया इंडिकेशन, देखो सारी चीजें करवा दूंगा मैं, चिंता मत लेना, ठीक है। चिंता सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। मैंने कहीं से एक फैक्ट पढ़ा था एक्चुअल के अंदर कि इट्स अ सेइंग दैट कि अगर दो पर्सन्स है, इफ अ वन पर्सन इज देयर, ऐसा नहीं, मैं नहीं बताता, आप लोग इसे गलत वे के अंदर ही लेके जाओगे, मैं नहीं बताऊंगा ये वाला। She says that if one will cry out in pain, it may be of no use as the leopard will not stop attacking him। कि अगर आप लोग चिल्ला रहे हो कि भैया हमें छोड़ दे, भैया जी हमें छोड़ दो, लेपर्ड जी, चीता साहब जी हमें छोड़ दो भगवा, लेकिन वो नहीं मानने वाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, वो ससुर के नाती है, नहीं मानेंगे। आगे देखते हैं, आगे वो कहते हैं कि then she moves on to a bear, फिर वो जाती है हमारे भालू के ऊपर, हमारे कितने प्यारे प्यारे भालू हैं, और वो कहते हैं that she says that okay sorry then she moves on to bear that she says will hug very tightly, कि भैया भालू है, भालू आपको क्या करेंगे, झप्पी डालेंगे, झप्पी पाएंगे, और बुर्रा झप्पी झप्पी पप्पी देंगे आप लोगों को। दिस इज द वे टू रिकॉग्नाइज अ बेयर, यानी कि यही वो तरीका है जिससे आप एक बेयर को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, एज इट किल्स अ पर्सन बाय हगिंग हिम, यानी वो इतना प्यार से आपको झप्पी देंगे ना कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, इतनी टाइटली करेंगे, पीछे वाली हड्डी तो गई, अब बच के भी कुछ फायदा नहीं, अगर गलती से बच गए कोई फायदा तो है नहीं। So she says that the bear will continue to hug as tightly that it is the only way to recognize him, कि भैया इतने टाइट से आपको हग करेगा ना, आपको समझ में आ जाएगा भैया तू भालू ही है, समझ गए हम, कोई बात नहीं है। After this she ask a question to the readers, do they know how to recognize beasts that hunt their prey, यानी कि क्या, उसके बाद उन्होंने हमें दो कॉन्ट्रास्टिंग एनिमल्स के नाम लिए थे, कौन कौन से थे, एक तो थे हमारे पास क्रोकोडाइल और दूसरे थे हाइनास। उनके बीच में कहा था कि ये जो दोनों एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं, ये इन दोनों का हमने एक टर्म यूज करी थी, बीस्ट ऑफ प्रे, यानी कि क्या है, एक एनिमल जो दूसरे एनिमल का शिकार करता है, ठीक है। जैसे क्रोकोडाइल और ये हाइनास दोनों दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं, प्रे का मतलब होता है शिकार, बीस्ट ऑफ प्रे यानी कि एनिमल जो शिकार करते हैं, ठीक है, बीस्ट ऑफ प्रे। अब यहाँ पे जो हमारे जो क्रोकोडाइल और हाइनास हैं दोनों ही शिकार करते हैं। अब दोनों के शिकार, अब अगर आपको दोनों को पहचानना तो कैसे पहचानोगे, जो क्रोकोडाइल होते हैं दे आर tears, okay, they are never smiling, but हाइनास के अगर जो ऐसे देखने के अंदर क्या लगता है, that हाइनास are smiling, तो हाइनास जो होते हैं वो हैप्पी होते हैं और क्रोकोडाइल जो होते हैं वो टीयर्स के अंदर होते हैं, ठीक है। Here she explain about hyenas which she thinks have a smiling face, जिनका एक स्माइलिंग फेस होने लगता है, and the crocodile that have tears in the eyes, क्रोकोडाइल बेचारे रोते रहते हैं। Okay, this can be seen when they are killing their prey, और ये देखा जा सकता है कि जब वो अपने शिकार को मार के खाते हैं तब जो हमारे क्रोकोडाइल जी होते हैं वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन हाइनास जी बड़े बेशर्म हंसते रहते हैं। The last one in the list is the charmeleon, हमारे ये रंग बिरंगा प्राणी है। She says that it's a lizard like creature, ये थोड़ा छिपकली जैसा लगता है, छिपकली जैसा तो नहीं है थोड़ा बहुत, पर फिर भी हमारे पोएट ने कहा तो पोएटेस ने कहा तो मान लेता है। But does not have ears or wings, भैया ना ही उनके कान है ना ही उनके पर है, तो उड़ नहीं सकते, just like a lizard। Only this can help you to differentiate between a lizard and a charmeleon, यानी कि आपको एक छिपकली और एक चार्मिलियन, ये जो है हमारे पास
जो रंग बदलने वाला प्राणी है जिसे हम हिंदी में गिरगिट कहते हैं। एक गिरगिट, आपके दोस्तों की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, गिरगिट जानवर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक गिरगिट है और एक छिपकली, तो आप इन्हें कैसे पहचान सकते हो कि भैया जो छिपकली है वो दिख जाएगी कि भैया वो रंग नहीं बदल सकती। लेकिन अगर आप किसी पेड़ को देख रहे हैं और पेड़ पे आपको लग रहा है कि हलचल हो रही है लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो मान लीजिएगा कि आपका सामना हुआ है एक चार्मिलियन से। देखते हैं आगे क्या कहा हुआ है। सी फर्दर सेज दैट द चार्मिलियन हैज द क्यूरिटी ऑफ चेंजिंग इट्स कलर, यानी कि भैया वो अपना कलर जो है, अपना रंग रूप बदल सकता है अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द सरफेस। जो सरफेस है उसके कलर के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, पीछे एकदम कैमोफ्लेज हो जाएगा, यानी कि वो एकदम छुप सा जाएगा। So to explain this, okay, to इसे explain करने के लिए वो एक चीज कहते हैं that if the reader looks at a tree, कि भैया अगर आप एक पेड़ की तरफ देखते हो and if he can only see the tree, और आप कुछ और देख नहीं पा रहे, आपको सिर्फ पेड़ नजर आ रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, this means that there is a charmeleon sitting on it which has already turned its color to brown just like the branch of the tree, यानी कि वो अपना कलर को क्या कर लेगा, चेंज कर देगा, जिससे वो क्या हो जाएगा, एकदम कैमोफ्लेज, यानी कि एकदम गायब सा हो जाएगा और आपको दिखेगा नहीं। इसके साथ हमने हर एक एनिमल की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बता चुके हैं। इससे आपको मैं गारंटी देता हूं आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत तेजी से इंप्रूव होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे जो स्टैंजा बाय स्टैंजा एक्सप्लेनेशन की जो वीडियोस है इन्हें नहीं देखा तो देख लो, बहुत बहुत मदद आएगी इनकी, ठीक है। इन बिटवीन जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए बनाई हम लोगों ने और बहुत अच्छे से बनाई है। लास्ट पार्ट हम करेंगे इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वो भी देख के जाना क्योंकि सीबीएसई बॉस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में से ही पेपर बनाएंगे 80%। आपको पता है 80% एनसीईआरटी में से आता है, 20% बाहर से आता है, तो ये 80% जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी अच्छे से करना, ठीक है। सो विद दिस आई केम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद गाइस, वंदे मातरम। पैक अप।